class. So students, yesterday we was doing the atomic properties of group 15. Okay, उसमें हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले थे. Okay, जो कल रह गया था, that is nitrogen exists as diatomic molecule while the phosphorus exists as tetraatomic molecule. Explain how. कि नाइट्रोजन जो है वो तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पर आपका जो फॉस्फोरस है वो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? व्हाई सो? इसका रीजन है बिकॉज फॉस्फोरस कैन नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड. अब ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है? जब एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करवाता है. हमने सुना हुआ ना, ओवरलैपिंग होती है तभी बॉन्ड बनते हैं, और साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड. जब एक जैसे पी एक्स और पी एक्स आपस में साइडवेज ओवरलैप करवाते हैं, देन दे आर गोइंग टू फॉर्म पाई बॉन्ड. ओके, क्लियर. बट फॉस्फोरस के केस में जो पी इन्वॉल्व होगा, अगर मान लो एक फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस के साथ पाई बॉन्ड बनाने जाए, तो उसके केस में जो पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा दैट विल बी दी 3p. और 3p की शेप एक्चुअल में ऐसी होती है. ओके, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है 3p का. ओके, मतलब बड़ा स्कैटर्ड होता है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड. और दूसरे फॉस्फोरस का भी ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाइक दिस. ओके, तो ये बड़ा डिस्पर्स्ड सा है, तो इनकी जो साइडवेज ओवरलैपिंग है वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती. ओके, क्लियर. वेयर एज इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के केस में एक नाइट्रोजन का दूसरे नाइट्रोजन के साथ जो साइड ओवर ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, साइडवेज ओवरलैप, वो कौन सा होता है? इसका 2p और इसका भी 2p. ओके, और 2p की शेप ऐसी होती है. 3p की शेप अब मैंने आपको भी बताई ना, वो साइज में भी बड़ा होता है. ओके, लाइक दिस, साइज में भी बड़ा होता है और होता भी ज्यादा डिस्पर्स्ड है. 2p साइज में भी छोटा है. ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल ही कंसाइज हुई पड़ी है, ज्यादा डिस्पर्स्ड नहीं है. तो होगा क्या, इनके बीच में जो साइडवेज ओवरलैप होगा दैट विल बी अ वेरी वेरी इफेक्टिव. तो इसलिए नाइट्रोजन के केस में एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ पी पाई मतलब पाई बॉन्ड जिसमें दोनों के पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हों, उनको बोलते हैं पी पाई बॉन्ड. ओके, अगर एक का डी ऑर्बिटल और दूसरे का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ हो, उसको बोलते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड. ओके, बट इसमें दोनों के पी ऑर्बिटल हैं, इसलिए उनको पी पाई बॉन्ड बोलते हैं. ओके, सो ये रीजन है. मतलब बिकॉज phosphorus cannot form पी पाई multiple bonding because of diffused nature of large 3p orbital which does not lead to effective overlapping. ओके, जो 3p ऑर्बिटल है उसकी आपस में 3p और 3p की जो ओवरलैपिंग होगी दैट विल बी नॉट इफेक्टिव. वेयर एज नाइट्रोजन बीइंग स्मॉलर इन साइज कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड because 2p orbital is smaller in size and can overlap sideways effectively. एक 2p दूसरे 2p के साथ बड़ा ही इफेक्टिवली साइडवेज ओवरलैपिंग करवा सकते हैं. ओके, तो दिस इज द रीजन जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. कैसे एग्जिस्ट करता है? N2 में होता क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया होता है. ओके, और दो बॉन्ड इनके नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना. ये जो दो बॉन्ड बने हैं ये वाले, ये पाई बॉन्ड है. ओके, क्लियर. बट P4 के केस में क्या होता है? P4 के केस में हर फॉस्फोरस बाकी तीन फॉस्फोरस के साथ कैसे जुड़ा होता है? बाय सिंगल बॉन्ड. हाँ, बाय सिंगल बॉन्ड. हर फॉस्फोरस ने तीन बॉन्ड बनाए हैं विद दी अदर थ्री फॉस्फोरस. थोड़ा मैं इसको गलत बना गया, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, इनकी शेप में बना ही देता हूँ. दैट इज लाइक दिस. ओके, मतलब फॉस्फोरस बाकी जो फॉस्फोरस है उनके साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है. फॉस्फोरस और एक फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करवा के पाई बॉन्ड नहीं बना सकते. जो ये सिंगल बॉन्ड बना है ये तो सिग्मा बॉन्ड है ना. सिग्मा बॉन्ड तो साइडवेज ओवरलैपिंग से थोड़ी ना बनता है, वो तो हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है. ऐसे ये वाला ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ जब हेड टू हेड ओवरलैप करता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड. ओके, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग. ओके, और नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, एक नाइट्रोजन का दूसरे नाइट्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड तो होता ही है, बट ये दोनों आपस में दो पाई बॉन्ड भी बनाते हैं. ओके, ये कैसे बना पाई बॉन्ड?
2p और 2p की साइडवेज ओवरलैपिंग हुई है। ये बना है 2px और 2px की साइडवेज ओवरलैपिंग से। ये बना है 2py और 2py की साइडवेज ओवरलैपिंग से। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये कैसे बना है? 2pz और 2pz का हेड टू हेड ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप। ओके। अगर आपको ओवरलैपिंग वाले कंसेप्ट में भी डाउट है तो इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग जो +1 वाला है उसकी मैं आपको एक आधी वीडियो भेज दूंगा ग्रुप में। ओके, या आप खुद जाकर देख लेना केमिकल बॉन्डिंग वाली प्लेलिस्ट में से, तो आपको मिल जाएगी। उसमें आपको जो बॉन्डिंग का कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा फिर, कि सिग्मा बॉन्ड कैसे हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है और पाई बॉन्ड कैसे साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। ओके, क्लियर? सो दैट्स इट विद दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आपके पास है एक और क्वेश्चन। मतलब इस चैप्टर में हमने बेसिकली थ्योरी पढ़ते जाना है थोड़ी थोड़ी। ओके, और उस थ्योरी की एप्लीकेशन और साथ साथ में कुछ एक क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन हमने सॉल्व साथ साथ में करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही आंसरिंग से इस चैप्टर के जो कंसेप्ट है वो बेटर क्लियर होंगे। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर वाइल फॉस्फोरस इज अ सॉलिड। नाइट्रोजन एक गैस की फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, वेयर एज फॉस्फोरस जो उसी का ग्रुप मेंबर है, हम ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओके, क्या निमोनिक था इसका? नटखट, पागल, ऐसी सबकी बीवी। ओके, तो हम ग्रुप नंबर सॉरी ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप 15 की नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन जो है वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जब भी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेरएस जो बाकी ग्रुप मेंबर हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? तो उसका रीजन क्या है? इट इज बिकॉज द एटॉमिसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम डायटोमिक नाइट्रोजन टू टेट्राटोमिक फॉस्फोरस। ओके, जैसे हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है वो N2 मॉलिक्यूल बनाना पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? क्योंकि एक नाइट्रोजन का दूसरे नाइट्रोजन के साथ 2 पाई बॉन्ड बनाना इज पॉसिबल, वेयर एज फॉस्फोरस के केस में ये पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती, और बाकियों के केस में भी नहीं होती। जो बाकी इसके नीचे मेंबर हैं ये वाले, इनके केस में भी आपकी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती, बाकियों में भी। तो ये क्या है? ये जो है ये डायटोमिक फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके ये बड़े बड़े एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स वाले। जैसे फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। और आपको पता है जब मॉलिक्यूल बड़ा हो तो एक बड़ा मॉलिक्यूल दूसरे बड़े मॉलिक्यूल को कैसे अट्रैक्ट करता है? वैंडरवाल फोर्स से। ओके, एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन में कौन सी फोर्स होती है? उसमें भी वैंडरवाल फोर्स ही होती है। बट वैंडरवाल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जैसे जैसे आपके मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे एक P4 दूसरे P4 को कैसे अट्रैक्ट करता है? बाय द स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस। और अगर वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो ऑब्वियस है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से आपका जो स्टेट है वो कौन सी बनती है? सॉलिड बनती है। अगर वीक फोर्सेस हो तो कौन सी स्टेट बनती है? गैस बनती है। ओके, अगर इंटरमीडिएट होती, ना ज्यादा ना कम, तो कौन सी स्टेट बनती? तो लिक्विड स्टेट में होता। ओके, तो ये रीजन है आपका। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन को स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस से अट्रैक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती हैं, जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा सरफेस एरिया। ओके, बट एक P4 दूसरे P4 को बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है विद द स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस। क्यों? क्योंकि एक P4 का दूसरे P4 के साथ जो अट्रैक्शन है, सॉरी ये बड़ा मॉलिक्यूल है साइज में, P4 इज अ बिग मॉलिक्यूल ना। आपको वैसे भी आप बनाने में देख लो, ये बनाए थे मैंने पिछले स्ट्रक्चर। ओके, और वैसे भी फॉस्फोरस का साइज भी नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन तो फिर छोटा है, जैसे मॉलिक्यूल इसका ऐसा दिखता होगा कुछ। ओके, फॉस्फोरस जो है वो एक बड़ा एटम है, तो उसके आपके पास ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियस है इट इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल। तो एक P4 ऐसे ही दूसरे P4 के साथ स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस से अट्रैक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब सॉरी नॉट पी ब्लॉक, ग्रुप 15। ग्रुप 15 की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कट शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट पॉइंट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप एग्जिस्ट इन द पॉलीएटॉमिक फॉर्म। जब भी ग्रुप 15 की बात हो रही है, यहाँ पे शायद साइड में मेंशन कर देते हैं ग्रुप 15। ओके,
तो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, वो पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जब प्योर फॉर्म में होते हैं। जैसे अभी हमने देखा नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, आर्सेनिक भी AS4 में एग्जिस्ट करता है, एंड सो ऑन। ओके, so they exist in polyatomic form in their pure form। जैसे कार्बन जो है, कार्बन आपको पता है प्योर कार्बन C की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, बट इसके केस में दे एग्जिस्ट इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म। ओके, उसके बाद डायनाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस व्हाइल ऑल अदर आर सॉलिड्स। जैसे अभी बात हुई कि बाकियों में क्या होता है, वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। ओके, क्योंकि उनमें जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो बड़े बनते हैं साइज में, और बड़े मॉलिक्यूल्स में आपस में कौन सी फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स होती है। ओके, तो इसलिए डायनाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस। सिर्फ अगर मैं बात करूं इन सभी की, ग्रुप 15 वाले मेंबर की, इनमें क्या होता है, इनमें जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जब प्योर होता है, क्योंकि होता ही N2 की फॉर्म में। बाकी सारे सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, जैसे आपको पता है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाओगे, ओके, जैसे मान लेते हैं फास्फोरस P4 की फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, करता कर क्या रहा है, करता ही है। आर्सेनिक AS4 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, SB4 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, बिस्मथ BI4 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो ऑब्वियस है, बिस्मथ का अपना मॉलिक्यूल बड़ा है साइज में, तो उसका B4 तो और बड़ा बनेगा। उसका जो B4 मॉलिक्यूल बनेगा, एक चारों को कंबाइन करके। ओके, तो ऐसे एक B4 दूसरे B4 के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो इट मींस डाउन द ग्रुप आने पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, क्योंकि आपने देखा नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेराज फॉस्फोरस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उससे नीचे जो आर्सेनिक है वो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन केस ऑफ ग्रुप 15। ओके, रीजन इज इंक्रीज ऑफ साइज, एंड इंक्रीज ऑफ साइज विल लीड टू द स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेटालिक करेक्टर क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेटालिक करेक्टर? मेटल जैसा होने का कैरेक्टर। मेटल क्या करते हैं, जैसे सोडियम एक मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं, है ना। तो इट मींस अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़नी शुरू हो जाए, इट मींस वो वाला पर्टिकुलर सब्सटेंस जो होगा वो ज्यादा मेटालिक नेचर का होगा। और हमने पढ़ा भी है कि इस ग्रुप में जो आपके पास नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। आर्सेनिक और एंटीमनी आर मेटलॉइड्स। ओके, और जो ये नीचे है बिस्मथ, दिस इज मेटल। मतलब डाउन द ग्रुप आने पे मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि आपको पता है साइज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आओगे नाइट्रोजन का एटम छोटा सा होगा, फॉस्फोरस का उससे बड़ा, आर्सेनिक का और बड़ा, एंटीमनी का और बड़ा। तो होगा क्या, जो साइज बढ़ने से क्या होता है, लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर निकालना ईजी हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो पुल है उस पर बहुत कम लग रही होती है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर जो पुल होती है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होना शुरू हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन लूज इजीली हो जाए वो उतना ही ज्यादा मेटालिक नेचर का है। ओके, तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये वाला पॉइंट लिखा हुआ ना, एटॉमिक साइज बढ़ना और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीज होना इज द रीजन बिहाइंड द increase of metallic character as we move from top to bottom in a group 15। okay, उसके बाद except nitrogen all other elements show allotropy। allotropy क्या होता है, what is meaning of allotropy? जैसे कार्बन जो है उसकी तीन प्योर फॉर्म्स हैं नेचर में जिसमें वो एग्जिस्ट करता है, एक तो है डायमंड, एक है ग्रेफाइट, एक है फुलरीन। ओके, ये तीन फॉर्म्स हैं जिनमें वो एग्जिस्ट करता है कार्बन, इनको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ओके, दीज थ्री आर सेम केमिकली, क्योंकि बने सारे के सारे कार्बन से ही हैं, दीज आर दी प्योर फॉर्म्स ऑफ कार्बन। बट इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं आपस में एक दूसरे से। जैसे डायमंड इज वेरी हार्ड, ग्रेफाइट इज नॉट दैट मच हार्ड, उल्टा ये स्लिपरी होता है। ओके, इसको तो आप इजीली हैंड से भी ब्रेक कर देते हो, पेंसिल के केस में पेंसिल का लेड तोड़ देते हो ना हाथ से। ओके,
उसके बाद फ्लोरीन, इसके बारे में आपने ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, ना ही अभी पढ़ना है। ओके, तो ये तीनों क्या होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी एलोट्रॉप्स। ये तीनों क्या हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेम मेटल, किसी एक मेटल की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स जिनमें वो एग्जिस्ट करता है, दैट आर कॉल्ड एज दी एलोट्रॉप्स। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन को छोड़ के जितने भी बाकी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, जितने भी हैं, वो सारे के सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस तीन तरह की फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक होता है रेड फॉस्फोरस, ओके, एक होता है ब्लैक फॉस्फोरस, एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस। केमिकली ये तीनों सेम है क्योंकि तीनों फॉस्फोरस से ही बने हैं, बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। ओके, और बाकी भी ग्रुप के जो मेंबर हैं, आर्सेनिक हो गया, टिन हो गया, सॉरी एंटीमनी हो गया, ये सारे जो हैं दे शो एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी मतलब उनकी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज दी एलोट्रॉपी। तो ये कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ग्रुप 15 की जो आपको पता होनी चाहिए, और उनके बिहाइंड के रीजन मैंने आपको बता दिए। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम ऐसे ही कुछ एक प्रॉपर्टीज करेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन आंसर जो बनते जाएंगे वो करते जाएंगे साथ साथ में। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात हमने करने लेनी है ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे इसकी पहले डेफिनेशन बोलता हूँ, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम in the combined state is called as its oxidation state. For example, NF3 में, ओके, हालांकि दिस इज अ काइंड ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, ये एक तरह का कोवलेंट कंपाउंड ही है, ओके, पर फिर भी अगर मान लो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमने चार्ज को असाइन करना हो कि नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा और फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, ओके, और हमें पता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और तीनों फ्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, जैसे ये तीन कोवलेंट बॉन्ड बने थे, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले फ्लोरीन का, बट फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्या, इस बॉन्ड में फीलिंग क्या आएगी कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले गया, क्योंकि फ्लोरीन के पास वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ना, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें भी वही चीज होगी, इसमें भी वही चीज होगी, तो ओवरऑल नाइट्रोजन को क्या फील आएगा कि मेरे 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर जो कौन से स्टेट हमने मेंशन करी है, +3। ओके, तो NF3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +3, और फ्लोरीन की, तीनों फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, -1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इनको ऐसे ही फील आ रहा है ना। ओके, तो द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इन द कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब देखते हैं कि जो ग्रुप 15 वाले हैं वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना कंप्लीटली डिपेंड करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, उसके ऊपर सारा डिपेंडेंस होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। और ग्रुप 15 के केस में क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल की, वो है NH2NP3। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, +3 शो कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, ये फॉस्फोरस वाले तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसमें से, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कौन सी स्टेट आएगी, +3। कई बार 5 शो कर, +5 शो करते हैं, मतलब जब पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, एक्चुअल में चाहे ना भी निकले, मतलब उनको फील आता है कि उनके 5 इलेक्ट्रॉन चले गए। ओके, क्लियर, देन दे शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और -3 भी शो करते हैं। कई बार क्या होता है, इनको ऐसी फील आती है कि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए। 3 ही क्यों, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, क्योंकि इनको 3 ही और चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। NP3 है, मतलब पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 और चाहिए ना फुली फिल करने के लिए, तभी नोबल गैस जैसे बन जाएंगे, तो इसलिए -3। तो ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो ये वाले ग्रुप 15 वाले मेंबर शो करते हैं। हालांकि नाइट्रोजन तो +1 भी शो कर लेता है, +2 भी शो कर लेता है, +3 भी शो कर लेता है, +4 भी शो कर लेता है। नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें वो अपनी ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं अभी, वो इस ग्रुप के लिए, ग्रुप 15 के लिए कौन सी है,
+3, +5 और -3। ठीक है, अब सभी की एक एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे -3 वाली कौन सी है? कैल्शियम नाइट्राइट, नहीं नाइट्राइट नहीं, इसको नाइट्राइट बोलते हैं। ओके, इसके केस में अमोनिया। जैसे अमोनिया को अगर एक्सप्लेन करूं तो अमोनिया के केस में क्या होगा? अमोनिया 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। ओके, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन, तो उसने इस बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन भी उसको फील आना है कि मैंने अपने ऊपर ले लेना है, इसने भी, इस वाला भी। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ले आया नाइट्रोजन अपने ऊपर? 3। तो इसको कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है? ये -3। और ये वाला हाइड्रोजन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है? +1। ये भी +1, ये भी +1। ओके, तो नाइट्रोजन यहाँ पे -3 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। जैसे अब आ गए +3 भी शो करते हैं, उसकी एग्जांपल कौन सी है? NCl3, PCl3। अब इसमें PCl3 को एक्सप्लेन करता हूँ। PCl3 में फॉस्फोरस 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो फॉस्फोरस बीइंग, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस, तो इसको क्या लगेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया एक, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन गया एक, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन गया एक। तो इस फॉस्फोरस के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, या इसको कितनी फील आ रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन गए? 3। तो इसके ऊपर कौन सी ऑक्सीजन स्टेट है? +3। तो यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +3। सिमिलरली +5, PCl5 में कौन सी ऑक्सीजन स्टेट है? +5। कैसे? PCl5 में फॉस्फोरस 5 क्लोरीन से जुड़ा होता है, तो फॉस्फोरस को लगेगा ये वाला क्लोरीन भी मेरा इलेक्ट्रॉन ले गया क्योंकि मेरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये वाला बॉन्ड जो है वो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन डाल के कंट्रीब्यूट करके बनाया था, बट क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा अपनी तरफ रखेगा इनको। ये ऐसे ही हो जाएगा, इसमें भी ऐसा हो जाएगा, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो फॉस्फोरस को क्या फील आएगा? मेरे में से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 5 इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब +5 ऑक्सीजन स्टेट। मैं तो ऑक्सीजन स्टेट ऐसे कैलकुलेट करता हूँ। ओके, हालांकि आपने +1 में चैप्टर पढ़ा होगा रिडॉक्स, उसमें तो वैसे भी फॉर्मूलाज भी गिवन है ना, फॉर्मूला के बेसिस पे भी निकल जाती है। जैसे अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूला के बेस पे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट करूँ तो HNO3 में, ओके, नाइट्रोजन की निकालनी है, इसकी एक्स मान ली। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +1 होती है जब वो नॉन मेटल से कंबाइन हुआ हो, ऑक्सीजन की -2 होती है। ओके, और ओवरऑल चार्ज 0 है, तो उसके लिए फॉर्मूला बेसिस पे कैसे निकालते हैं ऑक्सीजन स्टेट? वो निकलती है सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन दी स्पीसीज, कि इस के ऊपर पूरा ओवरऑल चार्ज कितना है, इसमें कितना चार्ज है ओवरऑल? 0, कोई चार्ज नहीं है HNO3 के ऊपर। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑक्सीजन स्टेट्स, ऑक्सीजन किसकी किसकी? हाइड्रोजन की कितनी है? +1। नाइट्रोजन की हमने निकालनी है, उसकी एक्स मान ली है। और नाइट्रो ऑक्सीजन कितने हैं? 3। हर ऑक्सीजन की कितनी है? -2। कैसे पता लगा -2? क्योंकि हमने ये रूल ही पढ़ा हुआ कि ऑक्सीजन जब भी नॉन मेटल से कंबाइन, जब भी कंबाइन करता है वो -2 बनाता है। हालांकि एक्सेप्शंस भी होती हैं। ओके, और यहाँ पे वो एक्सेप्शन वाली कंडीशन नहीं है। तो आपके पास ये आ गया सम ऑफ ऑल ऑक्सीजन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन दिस स्पीसीज। इसके ऊपर कितना चार्ज है? 0। तो इसको अब एक्स के लिए सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? +1 x - 6 = 0, एक्स कम्स आउट टू बी +5। तो इट मीन्स नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है इस मॉलिक्यूल में? +5। ये है बाय फार्मूला कैलकुलेशन। अगर आपको बाय स्ट्रक्चर निकालनी है तो उसको पहले, उसके लिए आपको पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे पता लगता है? वो आपको पता है +1 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, ये सारा पढ़ा हुआ है हमने शेप्स के लिए। हाइब्रिडाइजेशन, HNO3 की आपके पास क्या होती है स्ट्रक्चर? दैट इज लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। ठीक है, ये वाला जो है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही इन्वॉल्व हैं। ओके, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इन्वॉल्व ही हैं और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन को क्या फील लगेगी, आएगी कि ये ऑक्सीजन मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया ये वाले। इसकी वजह से कितना चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर? -2। और इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाने के लिए इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डाले थे, वो दोनों भी ये ऑक्सीजन ले गया। तो इसकी वजह से भी इसको क्या फील आ रही है कि मेरे ऊपर कितना चार्ज है? -2। और इस बॉन्ड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है प्योर वाला, इसमें भी इसने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था, बट ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको क्या फील आएगी? ये ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन ले गया, तो टोटल कितना चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर? नहीं, चार्ज ले गया तो इसलिए प्लस प्लस चार्ज आएगा ना, इलेक्ट्रॉन लेके गया हो तो प्लस चार्ज आता है। तो इस ऑक्सीजन की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर +2 चार्ज आया, इस ऑक्सीजन की वजह से भी +2 चार्ज आया, और इस ऑक्सीजन की वजह से +1 चार्ज आया, तो टोटल कितना चार्ज आया? +5।
तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गई HNO3 में, +5। ठीक है, ये हालांकि ऑक्सीजन स्टेट निकालना बताना चाहिए नहीं था मेरे को, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो फिर कंफ्यूजन में फंसोगे आगे चल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो ग्रुप 15 में, आपको पता है डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बढ़ती है। -3 तो तब आएगा ना अगले इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब। किसी बॉडी पे माइनस चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो टॉप टू बॉटम आने पे तो उल्टा इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो घट रही है। इट मीन्स जब आप टॉप टू बॉटम आओगे तो -3 स्टेट एग्जिस्ट होने की टेंडेंसी कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे नाइट्रोजन कई सारे कंपाउंड्स में -3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉस्फोरस कुछ एक में -3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आर्सेनिक तो बहुत कम में -3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये जो नीचे वाले हैं, क्या था नटखट पागल ऐसी सबकी, एंटीमनी और बिस्मथ, ये तो -3 शो करते ही नहीं है। ओके, इनका कोई भी ऐसा कंपाउंड अवेलेबल नहीं है नेचर में जिनमें इन्होंने -3 ऑक्सीजन स्टेट शो करी हो। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो -3 ऑक्सीजन स्टेट करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है इन एलिमेंट्स, जिन भी एलिमेंट्स की आप बात कर रहे हो ग्रुप 15 में। ओके, और अगर मैं +3 स्टेट की बात करूं, टॉप टू बॉटम आने पे +3 स्टेट करने बनाने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। ओके, टेंडेंसी टू शो +3 ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि +5 भी तो है, +5 भी तो है, तो +5 की तो बात ही नहीं कर रहे आप। ठीक है, अब इसको पहले सुन लो। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p3। फॉस्फोरस की क्या है, 3s2 3p3। नटखट पागल ऐसी ये आर्सेनिक 4s2 4p3, 5s2 5p3, बिस्मथ 6s2 6p3। ये है आपके पास। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। तो इसमें से तो पांचों निकल जाने चाहिए, ये +5 बना लेना चाहिए इजीली। तो हम ये कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप आने पे +5 ऑक्सीजन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ओके, एक्सपेक्टेड तो यही है कि डाउन द ग्रुप आने पे +5 ऑक्सीजन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़नी चाहिए। ओके, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा डाउन द ग्रुप आने पे नाइट्रोजन +5 शो कर देता है, मुश्किल से। बहुत कम कंपाउंड है जिनमें +5 शो होता है। फॉस्फोरस बड़े ज्यादा कंपाउंड है जिनमें ये +5 शो कर देता है। ओके, आर्सेनिक जो है ये भी +5 शो करता है, बट उतनी ज्यादा नहीं जितना फॉस्फोरस शो करता है। ओके, जो ये आपके पास एंटी मनी है ये तो बहुत कम +5 शो करता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम है। और ये जो बिस्मथ है ये भी बहुत ही ज्यादा कम +5 शो करता है। इवन इनफैक्ट इसका कोई कंपाउंड, बहुत रेयर कंपाउंड है जिनमें +5 है। ये ज्यादातर ये दोनों +3 एग्जिस्ट करते हैं, +3 फॉर्म में। ना ये -3 को लाइक करते हैं क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है इनमें इसलिए, ना ये +5 को लाइक करते हैं, ये सिर्फ +3 ऑक्सीजन स्टेट बनाना पसंद करते हैं। बट ऐसा इनमें क्यों ऐसा हो रहा है कि ये +3 ही बनाना पसंद करते हैं? उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। डाउन द ग्रुप आने पे +5 की बजाय +3 ऑक्सीजन स्टेट बढ़नी शुरू हो रही है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्यों? उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है इसको समझ लें। इनर्टनेस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन एज डाउन द ग्रुप। ठीक है, मतलब इनर्टनेस का मतलब बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करना, कि मैंने नहीं रिएक्ट होना, जो मर्जी कर लो मैं नहीं रिएक्ट होऊंगा, मैं काम नहीं करने वाला। जैसे आप घर वालों को मना कर देते हो कि हमने नहीं काम करना, बस वही चाहते हैं। ओके, मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप आते हो वैसे वैसे क्या होता है, ये वैलेंस शेल वाले जो एस इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्ड बनाने से मना कर देते हैं कि हमने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। वी विल रिमेन इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है अनरिएक्टेड। ओके, तो अगर ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है ना कि ये वाले पी के तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, या ऐसा फील आए जैसे वो ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए फील आता है, मैंने बताया था आपको। ओके, तो इट मीन्स ज्यादा से ज्यादा किसी भी डाउन द ग्रुप आने पे क्या हो रहा है, जो +3 स्टेट है
वही शो करने की टेंडेंसी रह रही है +5। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं बॉन्डिंग में। अब वो क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन अभी मैं बताऊंगा। बट इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब यही है कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप आ रहे हो वैसे वैसे जो एस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इनर्टनेस शो करना शुरू कर रहे हैं। जैसे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के केस में इसका 2s और 2p चल कहता है कि ठीक है 2s वाले इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे, इसलिए नाइट्रोजन +5 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। फॉस्फोरस के केस में भी 3s2 3p3 होता है, तो इसमें जो इसके 3s वाले हैं ये भी कह रहे हैं कि चल हम रिएक्ट कर लेंगे, तो ये भी +5 स्टेट दिखाते हैं, फॉस्फोरस भी दिखाता है। आर्सेनिक के केस में भी हो जाता है +5। ओके, क्योंकि इसके भी 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। बट जो आपके पास इससे नीचे है, इससे नीचे कौन है, एंटीमनी, उसमें है 5s2 5p3, ये अड़ जाता है कि नहीं मैंने नहीं अपने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना, तो ये मैक्सिमम क्या कर सकता है, ये मैक्स टू मैक्स +3 ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। एंड सेम गोस विद बिस्मथ। ओके, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन क्या है, डाउन द ग्रुप ऐसे आने पे क्या बीमारी पड़ गई इन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जो आउटर मोस्ट शेल में है कि वो रिएक्शन के लिए मना कर रहे हैं कि नहीं हमने बॉन्डिंग में नहीं इन्वॉल्व होना। उसका रीजन है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने पढ़ा था ना कल कि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, ओके, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो किस में ऐड हो रहे हैं, डी और एफ सब शेल्स में। ओके, और ये जो डी और एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट होता है बहुत पुअर। तो अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो बाहर वाले शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर जो न्यूक्लियर पुल है वो बढ़ जाती है। ओके, और एस के साथ ऐसा ही हो रहा है, बिस्मथ और एंटीमनी के जो जो एस है उनके ऊपर न्यूक्लियर पुल बहुत ज्यादा लग रही है, जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ओके, फिर आप बोलोगे आउटर मोस्ट पी को भी नहीं करना चाहिए, पी क्यों कर रहा है, ऐसे होते ना NH2 NP3, तो आउटर मोस्ट वाला जो अगर एस नहीं पार्टिसिपेट कर रहा बॉन्डिंग में तो पी भी नहीं करना चाहिए। ओके, इससे भी तो पुल बढ़ेगी ना अगर अंदर वालों की शेडिंग इफेक्ट पुअर होगी, तो आउटर मोस्ट में तो ये भी आता है पी, इसके ऊपर भी पुल बढ़ी है, ये भी पार्टिसिपेट ना करे, वो रिएक्ट ही ना करें। ओके, बट इस फैक्टर के साथ साथ आपको और फैक्टर भी देखने हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर हैं, हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, जैसे जो आउटर मोस्ट शेल का एस है, आपको पता है हर शेल में सब शेल्स होते हैं S P D F। आपको क्या लगता है कि जो आउटर मोस्ट शेल का एस है उसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतने एरिया में घूमते हैं, ये तो बोहर मॉडल ने दिया था ना, ये तो सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी पढ़ लिया O+1 में। ये एस एक तरह से क्लाउड की फॉर्म में होते हैं। ओके, और जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कभी कभार घूमते घूमते न्यूक्लियस के करीब भी आते हैं, चाहे वो आउटर मोस्ट का ही एस क्यों ना हो, चाहे वो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन शेल का ही एस क्यों ना हो, वो न्यूक्लियस के करीब हो सकते हैं, और इस करीब आने की पॉसिबिलिटी को बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। ओके, और जो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे हाई होता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर है एस का सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, पी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका उससे कम होता है, डी में सबसे कम, सॉरी डी में कम और एफ में सबसे कम, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर होता है। तो इट मींस आउटर मोस्ट शेल के जो, एक तो इनके ऊपर वैसे ही लेस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर पुल ज्यादा लग रही है, दूसरा एस का अपना पेनिट्रेशन इफेक्ट भी ज्यादा है, तो ये खुद ही न्यूक्लियस के पास चला जा रहा है अपने हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से। ओके, फिर तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस एस का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना और कम हो गया, और इसका एक और रीजन और आ गया। और तीसरा रीजन क्या है, as we go down the group the bonds formed are weaker and thus the energy released is not sufficient to cause unpairing of s electrons। अब इस पॉइंट का मतलब अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसको मैं विद एग्जांपल क्लियर करता हूँ। ओके ओके, इस पॉइंट को मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करता हूँ, देखो, as we move down the group the bond forms are weaker, क्यों, फॉस्फोरस और फ्लोरीन का, लेट अस से कि फॉस्फोरस और फ्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है, और दूसरी तरफ आर्सेनिक और फ्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है। आर्सेनिक का मॉलिक्यूल बड़ा है साइज में, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल छोटा है साइज में, तो फॉस्फोरस और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो शॉर्टर लेंथ वाला होगा, आर्सेनिक और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो लॉन्गर बॉन्ड लेंथ वाला होगा। और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड
एनर्जी का, सॉरी, और स्ट्रेंथ का आपस में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स। जितना बड़ा बॉन्ड हो उसको तोड़ना उतना ही ईजी होता है। ओके, सो इट मींस जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बॉन्ड फॉर्म्ड आर वीकर, तो बॉन्ड इतने स्ट्रांग नहीं बनेंगे। ओके, जैसे आप मान लो आप PF3 और PF5 और ASF5 को कंपेयर कर रहे हो। ओके, तो इसके केस में आर्सेनिक और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है दैट आर वीकर, और PF5 के केस में फॉस्फोरस और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है। ओके, द एनर्जी रिलीज इज नॉट सफिशिएंट। आपको पता है अगर बॉन्ड स्ट्रांग वाला बने उस टाइम एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, और अगर बॉन्ड वीक वाला बने तो एनर्जी कम रिलीज होती है। इट मींस एनर्जी रिलीज जो होती है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, वैसे उसके केस में क्या हो रहा है, जब भी कंपाउंड बनेंगे तो बॉन्ड बनते टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नॉट हाई, वो लो होती जाएगी। ओके, so it means energy release is not very sufficient to cause unpairing of s electron। अनपेयरिंग होने के बाद ही +5 ऑक्सीजन स्टेट बनती है। ओके, अगर अनपेयरिंग ना हो ना एस इलेक्ट्रॉन्स की और ये NH2 की फॉर्म में ही रहें तो वो +5 ऑक्सीजन स्टेट कभी शो नहीं कर सकता। ओके, ये रीजन है कि डाउन द ग्रुप आने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होता है और +5 ऑक्सीजन स्टेट शो होनी बंद हो जाती है, इंस्टेड इसके +3 शो होती है। जैसे एग्जांपल के लिए PCl5 को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। PCl5 में फॉस्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट +5 है। क्यों, ये कैसे बनी +5? फॉस्फोरस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? 3s2 3p3, 3s2 3p3। उसमें 3d भी होता है, वो बात अलग है, वो खाली होता है, एम्प्टी। ओके, अब फॉस्फोरस को 5 क्लोरीन ने अप्रोच किया, 5 क्लोरीन ने अप्रोच किया किसको? एक फॉस्फोरस के एटम को, कि बॉन्ड बना के कंपाउंड बनाए। ओके, फॉस्फोरस ने सोचा कि मेरे पास तो 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल ही हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा 5 के साथ? फिर इसको दिमाग में आया कि अच्छा, ये अगर 3s वाला जो ये फुली फिल्ड है, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइड करके 3D में भेज दूं तो क्या होगा? उससे एक ये हाफ फिल्ड हो जाएगा और एक ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। टोटल कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन गए? 1 2 3 4 5, 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन गए। और 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 5 क्लोरीन के लिए सफिशियंट है, पांचों क्लोरीन ऐसे आके बॉन्ड बना लेंगे। ओके, तो इट मींस PCl5 के केस में फॉस्फोरस ने अपने 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कैसे तैयार किए? इस 3s का इलेक्ट्रॉन को एक्साइड करवाया 3D में। बट एक्साइटेशन करवाने के लिए ऑब्वियस है 3s की एनर्जी कम है, 3D की एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेजने के लिए क्या लगेगी? एनर्जी। विदाउट एनर्जी कोई काम नहीं चलेगा एक्साइटेशन वाला। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी उधार ली जाएगी। और उधार कोई बंदा कब लेता है? जब उसको पता हो कि मैं वापस चुका सकूंगा। ओके, और इसको कैसे पता था कि मैं वापस चुका लूंगा? इसको पता था कि अगर मैं 5 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करवाऊंगा तो होगा क्या? ये जो 2 एक्स्ट्रा क्लोरीन के साथ जो बॉन्डिंग होगी इसकी अनपेयरिंग की वजह से, अदरवाइज ये वाले बॉन्ड दोनों बॉन्ड ना बन पाते, सिर्फ PCl3 बनता। ओके, ये जो दोनों बॉन्ड बन पाए, एक्स्ट्रा जो दो बॉन्ड बने, इनके दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज सफिशियंट कि ये जो उधार लेगा एनर्जी इसको एक्साइड करवाने के लिए, वो किसी से भी ले उधार, वो आपसे लेना, वो आपका मतलब नहीं। ओके, ये जो एक्साइड करवाने के लिए ये उधार लेके आएगा एनर्जी, वो उधार एनर्जी जो है इसको पता है कि मैं चुका ही दूंगा, क्योंकि मेरे को 2 बॉन्ड बनाने से ज्यादा फायदा होगा, 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने से। इसलिए फॉस्फोरस इस 3s2 के इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन से 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से 5 कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। और फॉस्फोरस ने 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं इसमें, इसलिए इसकी कोवलेंसी हम बोलेंगे कि 5 है। ओके, बट आर्सेनिक बिस्मथ के केस में क्या होगा? अगर मैं बिस्मथ की बात करूं, लेट अस से बिस्मथ की बात होनी शुरू हो गई। बिस्मथ के केस में है 6s2 6p3। बिस्मथ में 6s2 6p3 होता है ना? हाँ, 6s2 6p3। तो उसके केस में क्या है? ये ऐसे होगा, उसमें भी 6d होगा। ओके, 6p 6s, ठीक है, ये बिस्मथ है। बिस्मथ को भी 5 क्लोरीन ने अप्रोच किया कि चलो बॉन्ड बना के BiCl5 बनाए। बिस्मथ ने सोचा अगर मैं ये इसको एक्साइड करवा दूं यहाँ पे तो क्या होगा? जो 6s है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ओहो यार,
6s में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 6p में भी 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 6d में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। और चलो उसने भी मान लेते हैं उधार ले लिया, किसने भी अपने आप को एक्साइट करवा लिया, शुरू में ऐसे था, उधार लेके एक्साइट होना ना, एनर्जी को उधार लेना ही पड़ेगा एक्साइटेशन करवाने के लिए, इसको एक्साइट करवाने के लिए इट नीड्स एनर्जी। ओके, बट जब आपको पता है बिस्मथ और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी द वीक, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेंगे, जो नए 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल तैयार हुए ड्यू टू एक्साइटेशन, इन बॉन्ड्स में जो एनर्जी रिलीज होगी वो तो सफिशिएंट ही नहीं है इस उधार को वापस देने में, जो एक्साइटेशन में लगेगा। तो बिस्मथ कहेगा मैं उधार क्यों लूँ जी, रहने दो, मैं ऐसे इसको पेयर्ड ही रखूंगा, मैं नहीं इसको मतलब एक्साइट करवा के 2 नए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्रिएट नहीं करवाऊंगा मैं। इसलिए बिस्मथ बोलेगा अगर 3 क्लोरीन जुड़ने हैं तो जुड़ जाएं, आई विल नॉट फॉर्म BiCl5। ओके, क्योंकि बिस्मथ को पता है एक्साइटेशन के लिए उधार ले भी रही एनर्जी, तो उन दोनों से जो 2 एक्स्ट्रा क्लोरीन के बॉन्ड बनेंगे वो सफिशिएंट नहीं है वो उधार चुकाने के लिए। ओके, सो दैट्स व्हाई बिस्मथ हो गया, आर्सेनिक हो गया, दे विल नॉट एक्साइट देयर कोवलेंसी टू 5, वो अपनी कोवलेंसी 5 तक एक्साइट करवाते ही नहीं है, अपने एस के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अनपेयर्ड करवा ही नहीं सकते। ओके, अब मैं दोबारा ये वाली लाइन पढ़ता हूँ, शायद आपको दोबारा ज्यादा क्लियर हो। अब एज वी गो डाउन द ग्रुप the bonds formed are weaker, thus the energy released is not sufficient to cause the unpairing of s electron। जो एनर्जी निकलेगी वो s इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयरिंग नहीं करवा सकती। ओके, दैट्स व्हाई डाउन द ग्रुप आने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होता है। दिस इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कई क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन में यही इफेक्ट बार बार बोलना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इनर्ट पेयर इफेक्ट, या ऐसा क्यों हो पाया ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, तो इसको दिमाग में रख लेना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब दिमाग में होना चाहिए क्वेश्चन को आंसर करते टाइम, हो सकता है कि आंसर इसी से निकलना हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बाकी हम कल करते हैं।